रिवाइज करना, वहीं से फिर आगे चलते हैं। लेकिन ज़रा एक नज़र क्या पढ़ रहे थे, समझ आ गया था सारा? जी बेटा, जस्ट स्टोरी कॉल हमने शुरू किया था पढ़ना, जॉइंट बाय प्रोडक्ट, और उसमें हमने जॉइंट कॉस्ट को जॉइंट प्रोडक्ट्स पे एलोकेट करने के दो मेथड्स डिस्कस किए थे। नंबर वन इज़ फिजिकल क्वांटिटी, या उसे यूनिट्स मेथड भी कह सकते हैं। सिंपली जितने जितने जिस प्रोडक्ट के यूनिट्स बने हैं उन प्रोडक्ट्स के यूनिट्स को प्लस करें और टोटल कॉस्ट को एलोकेट कर दें। एंड अदर वेज कि आप रादर देन के सिर्फ क्वांटिटी को बेस बनाएं, आप क्वांटिटी की सेल वैल्यू को बेस बनाएं, लेकिन सेल वैल्यू आपने लेनी है सेपरेट ऑफ पॉइंट की, उस लम्हे की जिस लम्हे गुड जो है वो सेपरेटली आइडेंटिफिएबल हो गई हैं। तो अगर तो प्रोडक्ट सेपरेट ऑफ पॉइंट पे सेल हो रही हैं फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एज इट इज़ उनकी सेल वैल्यूज़ ले लें। लेकिन समटाइम्स हो सकता है कि प्रोडक्ट सेपरेट ऑफ पॉइंट पे सेलेबल ना हो, तो उस केस में फिर एक रिवर्स वर्किंग की जाती है। फाइनल जो अल्टीमेट सेल वैल्यू है उसमें से फिर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करके सेल वैल्यू एट सेपरेट ऑफ पॉइंट बनाई जाती है। लास्टली फिर समटाइम ये भी हो सकता है, लास्ट एक सिनेरियो देखा था हमने कि कुछ प्रोडक्ट्स सेपरेट ऑफ पॉइंट पे एज इट इज़ सेल हो रही हैं, और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो सेपरेट ऑफ पॉइंट के बाद फर्दर प्रोसेस होने के बाद सेल हो रही हैं। तो इन दैट केस जिन प्रोडक्ट्स की सेपरेट ऑफ पॉइंट की सेल वैल्यू अवेलेबल है उसे एज इट इज़ यूज़ कर लें, और जिनकी सेल वैल्यू सेपरेट ऑफ पॉइंट की नहीं है उनको उन प्रोडक्ट्स के लिए अज्यूम्ड सेल वैल्यू की वर्किंग कर लें। इन आइदर ऑफ द केस सेल वैल्यू मेथड अगर है तो हमेशा हमने सेपरेट ऑफ पॉइंट की सेल वैल्यूज़ को ढूंढना होता है। जी अगर आपका कोई क्वेश्चन है यहाँ तक। चले मेथड यही हैं दो, इन्हीं मेथड्स में फिर सम टाइम वेरिएशन भी आ जाती है, वो फिर इंशाल्लाह हम क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। दो मेन मेथड्स हैं। देन इस तरह करें कि हमने लास्ट क्लास में सिर्फ जॉइंट प्रोडक्ट्स का ट्रीटमेंट पढ़ा था, तो अब हम इस तरह करते हैं कि पहले बाय प्रोडक्ट का भी ट्रीटमेंट ज़रा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, और फिर उसके बाद क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट एक हेडिंग लिख लें, ट्रीटमेंट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ बाय प्रोडक्ट। जी बाय प्रोडक्ट जो होती है, जस्ट टू रिकॉल, हमने जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, जॉइंट प्रोडक्ट्स भी होती हैं, बाय प्रोडक्ट्स भी होती हैं। एग्जामिनर वैसे तो ये बताता है कि जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट कौन कौन सी है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ जस्ट फॉर द सेक ऑफ कॉन्सेप्ट, हाई वैल्यू आइटम्स जो बनती हैं विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर किसी कॉमन प्रोसेस से, वो जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं। और अगर कोई इनसिग्निफिकेंट वैल्यू आइटम बन जाए तो उसे फिर बाय प्रोडक्ट बोला जाता है। तो प्रीवियस डिस्कशन हमने की थी वो सिर्फ जॉइंट प्रोडक्ट्स के हवाले से अलग थी। अब इस वक्त मैं बाय प्रोडक्ट्स की अलग डिस्कशन करूँगा, और फिर उसका डेफिनेटली फिर हम मिक्स करके भी करेंगे कि अगर सेम प्रोसेस में जॉइंट और बाय प्रोडक्ट्स बन जाए। तो फिलहाल बाय प्रोडक्ट्स के एंगल से सबसे पहले एक दो बातें मैं कर लूँ, फिर आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहली चीज़ जो जहन में रखने वाली, दैट इज कॉस्ट इज नॉट एलोकेटेड टू बाय प्रोडक्ट्स। बाय प्रोडक्ट जो है ये एक इनसिग्निफिकेंट वैल्यू आइटम है, तो उसको अकाउंटिंग पॉइंट व्यू से कॉस्ट एलोकेट ही नहीं करते, इनसिग्निफिकेंट सी चीज़ है। अच्छा, इन वर्ड्स का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि उस पर कॉस्ट इंकर नहीं हुई है। एक सेकंड, अगर हम अपना रजिस्टर में स्टार्ट में जाएं, जहाँ हम फर्स्ट डे पे परसों एक डायग्राम हमने बनाई थी। यकीनन अगर फॉर एग्जांपल कोई ऑयल रिफाइनरी है, उसमें प्रोसेसिंग हुई है, तो क्रूड ऑयल को प्रोसेस करते हुए जो कॉस्ट इंकर हुई है वो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स पे इंकर हुई है, और कुछ ना कुछ पोर्शन ऑब्वियसली बाय प्रोडक्ट पे भी कॉस्ट का इंकर हुआ होगा।
तो यहाँ वर्ड्स जो मैं लिख रहा हूँ ये नहीं कि कॉस्ट इंकर नहीं होती है, कॉस्ट इंकर तो हुई होती है लेकिन वो इनसिग्निफिकेंट सी कॉस्ट होती है, देयरफॉर उसे बाय प्रोडक्ट पे एलोकेट नहीं करते। इन अदर वर्ड्स, अगर किसी प्रोसेस में से एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स मर्ज हो रही हैं, जॉइंट प्रोडक्ट्स भी हैं और बाय प्रोडक्ट्स भी हैं, तो आप जो कॉस्ट की एलोकेशन है तो वो सिर्फ जॉइंट प्रोडक्ट्स पे ही करेंगे। बाय प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है, जो थोड़ी बहुत कॉस्ट है, वो भी जॉइंट प्रोडक्ट्स में ही चली जाएगी। इट डजेंट रियली मीन्स कि बाय प्रोडक्ट को बनाने में कॉस्ट इंकर नहीं हुई, बट आई एम ट्राइंग टू से इज कि उसे एलोकेट नहीं करेंगे। इन अदर वर्ड्स, अगर फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम, एक छोटी सी अगर एग्जांपल क्रिएट की जाए, कभी आप लिखने की जल्दी ना कीजिएगा। लेट्स अज्यूम फॉर एग्जांपल एक कॉमन प्रोसेस है जिसमें से 3 प्रोडक्ट्स इमर्ज हो रही हैं, ए बी सी सॉरी, और ए सी, ये 3 सपोज जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं। और इसी प्रोसेस में से सपोज एक प्रोडक्ट जी बन गई है, विच इज सपोज अ बाय प्रोडक्ट। तब एक कॉमन प्रोसेस है, सपोज इस प्रोसेस में 1 लाख रुपीज़ की कॉस्ट इंकर हुई है, जॉइंट कॉस्ट। तो इस 1 लाख की जब एलोकेशन कर रहे होंगे तो हम जी को कॉस्ट एलोकेट नहीं कर रहे होंगे। जो भी कॉस्ट की एलोकेशन है वो जॉइंट प्रोडक्ट्स पे ही होगी, और डेफिनेटली उसके लिए फिर मेथड फिजिकल क्वांटिटी भी हो सकता है और सेल वैल्यू मेथड भी हो सकता है। इन अदर वर्ड, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है वो सब कुछ एज इट इज़ ही है। सिर्फ बात बाय प्रोडक्ट के अगर बीच में ऐड की जाए तो उसे कॉस्ट एलोकेट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो इमटीरियल सी कॉस्ट होती है। तो हम एज एन अकाउंटेंट टाइम वेस्ट करने की बजाय बाय प्रोडक्ट को कॉस्ट, बाय प्रोडक्ट की भी जो कॉस्ट है वो फिर जॉइंट प्रोडक्ट्स पे ही एलोकेट हो जाती है। यहाँ तक कोई मेरी बात क्लियर होगी प्लीज़? चलिए यहाँ तक ज़रा लिख लें आप, फिर मैं इसमें फर्दर चीज़ें ऐड करता हूँ। जी, कोई कन्फ्यूजन अगर है तो प्लीज़। ये थोड़ा सा हल्का सा ये वो दरवाज़ा, अगर अब अगर काम नहीं हो रहा, दरवाज़ा खोलो। जी उस्मान साहब, वो जो फाइनल जो भी डिसीजन सामने आएगा फिर उसके हिसाब से कर लेंगे। ये शोर ही आ रहा है, वैसे पंखा ही चला दें ऊपर, दरवाज़ा बंद कर देते हैं। जी यही हो गया जी। देन सर, इसमें नेक्स्ट ये बाय प्रोडक्ट ही की डिस्कशन अभी चल रही है। कॉस्ट तो इसे एलोकेट होती नहीं है। इट मीन्स कॉस्ट एलोकेशन करते हुए बाय प्रोडक्ट को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया करेंगे। लेकिन समटाइम्स हो सकता है कि बाय प्रोडक्ट की कोई सेल वैल्यू हो, मीन्स टू से बाय प्रोडक्ट को हम मार्केट में किसी प्राइस पे बेच सकते हो। ठीक है, जो प्रोडक्ट बनी है इसकी कोई रिकवरी वैल्यू है, इसकी कोई सेल वैल्यू है, तो इसे कॉस्ट तो एलोकेट नहीं करनी है। लेकिन अगर इसकी कोई रिकवरी वैल्यू है, इसे बेच के कोई पैसे आ सकते हैं, तो फिर ऑब्वियसली कैश डेबिट होगा। तो अब अगर कुछ पैसे आ सकते हैं बेच के, तो फिर उनका बस ट्रीटमेंट करेंगे। तो कॉस्ट एलोकेट होती नहीं, लेकिन अगर कोई रिकवरी वैल्यू है, हाउएवर, अब ये भी बात ज़रा एक सेकंड में बात पूरी कर लूँ ज़रा। इफ हाउएवर देयर इज अ रिकवरी वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट। अब रिकवरी वैल्यू का सिंपली मतलब कोई सेल वैल्यू है। इसे बेचा जा सकता है, जिसमें फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल लास्ट क्लास में ली थी, कोई ग्रीस की।
तो उसे अगर बेचा जा सकता है, बेच कर कुछ कमाया जा सकता है, तो डेफिनेटली उस कैश की फिर हमें एज एन अकाउंटेंट अकाउंटिंग करनी है। कॉस्ट एलोकेट नहीं हो रही, लेकिन अगर कोई रिकवरी वैल्यू है देन पे जो कैश आ रहा है, बेच के जो कैश आएगा, कैश आ गया है या आएगा, कैश रिसीवेबल जो डेबिट होगा, उसके फिर दो तरह से ट्रीटमेंट किए जा सकते हैं। अब ये ट्रीटमेंट किस चीज़ के हैं? बाय प्रोडक्ट की रिकवरी वैल्यू के। तो एक तरीका ये हो सकता है, ट्रीट इट एज अदर इनकम। अदर इनकम का मतलब कि जो पैसे हैं बस उसका क्या करें, कैश या रिसीवेबल डेबिट, मतलब बेच दिया अगर आपने तो पैसे आ गए हैं तो ठीक है, और अगर नहीं भी है तो आने हैं, तो कैश या रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा और उसके अगेंस्ट अदर इनकम क्रेडिट हो जाएगी। मीन्स एक बाय प्रोडक्ट के अगेंस्ट हमें पैसे मिले हैं। मीन्स टू से फॉर एग्जांपल, जो ऊपर मैंने एग्जांपल दी थी आपको, लेट्स अज्यूम 2000 रुपीज़ प्रोडक्ट जी की कोई बाय प्रोडक्ट की रिकवरी वैल्यू है। तो अब 1 लाख जो कॉस्ट इंकर हुई है, इस 1 लाख ने तो एज इट इज़ जॉइंट प्रोडक्ट्स पे एलोकेट होना है। बस इस 2000 रुपीज़ का एक ट्रीटमेंट क्या हो सकता है कि हम इसे अदर इनकम के तौर पे रिकॉर्ड कर लें, कॉस्ट को रहने दें, कॉस्ट बस जॉइंट प्रोडक्ट्स पे एलोकेट कर लें। हाँ, अगर कोई पैसे आ रहे हैं, आ गए हैं, तो कैश डेबिट करके अदर इनकम क्रेडिट कर लें, और अगर भेज दिया लेकिन अभी पैसे नहीं आए, तो फिर रिसीवेबल डेबिट करके अदर इनकम क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है जी, प्लीज़ यहाँ तक। ये मैं किस चीज़ का ट्रीटमेंट बता रहा हूँ? बाय प्रोडक्ट की रिकवरी वैल्यू का। कॉस्ट एलोकेट नहीं हो रही, सिर्फ अगर कोई रिकवरी वैल्यू है तो उसके ट्रीटमेंट की बहस हो रही है। लेट मी फिनिश, एक छोटा सा ट्रीटमेंट और भी है, तो मैं ज़रा दोनों लिख दूँ, फिर आप ज़रा आराम से नोट कर लीजिए। सेकेंड पॉसिबल ट्रीटमेंट ऑफ दिस रिकवरी वैल्यू इज के ट्रीट इट, अब इट किसे कह रहा हूँ यहाँ पे, रिकवरी वैल्यू, ट्रीट इट एज डिडक्शन फ्रॉम जॉइंट कॉस्ट। मतलब ऊपर वाली फर्स्ट एग्जांपल में ही आ जाते हैं, चलें। अब 2000 जो मैं अज्यूम कर रहा हूँ, एक रिकवरी वैल्यू है। एक ट्रीटमेंट ये है कि इस 2000 को आप एज एन अदर इनकम रिकॉर्ड कर लें, तो कैश या रिसीवेबल डेबिट हो गया, अदर इनकम क्रेडिट हो गया, बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन एक ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट भी है कि रादर देन कि आप इसे अदर इनकम बनाएं, आप इस 2000 को इस 1 लाख में से एडजस्ट कर लें। एडजस्ट का मतलब ये जो 1 लाख है, ये हमारा आउटफ्लो है, मीन्स ये मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स का जॉइंट कॉस्ट का खर्चा है, जिससे प्रोडक्ट ए, बी और सी बनी है। तो 1 लाख मीन्स मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स का हमारा कैश आउटफ्लो हुआ है। अब उसी कैश आउटफ्लो के रिजल्ट में जॉइंट प्रोडक्ट भी बनी, बाय प्रोडक्ट्स भी बनी, और बाय प्रोडक्ट के अगेंस्ट अब हमें 2000 रुपीज़ एक्सपेक्टेड हैं कि मिल जाएंगे। तो अब ये 1 लाख इंकर हुआ और 2000 कैश इन होना है। तो अब अगर इसको इस एंगल से देखा जाए तो इट इज़ सॉर्ट ऑफ, इसे इस एंगल से भी कह सकते हैं कि ये जो 2000 रुपीज़ हैं, इट इज़ सॉर्ट ऑफ अ रिकवरी अगेंस्ट दिस टोटल जॉइंट कॉस्ट, विच मीन्स अब इस केस में ये 2000 इस 1 लाख में माइनस होके फिर जो नेट 98,000 रह जाएगा, वो फिर जॉइंट प्रोडक्ट्स में एलोकेट होगा। तो वन वे ऑफ ट्रीटिंग दिस रिकवरी वैल्यूज के इस 2000 का अदर इनकम बना लें। एक ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट भी ये है कि इस 2000 को 1 लाख से नेट ऑफ कर लें, और नेट ऑफ करके इस केस में हमारा आंसर 98,000 आ जाएगा, और बस वो 98,000 जॉइंट प्रोडक्ट्स पे एलोकेट होगा। और जॉइंट प्रोडक्ट्स पे एलोकेट करते हुए आप फिर क्वांटिटी मेथड भी यूज़ कर सकते हैं और सेल वैल्यू मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, लेट मी कंप्लीट, अगर मैं ये पॉइंट नंबर 2 लिखूँ तो इस केस में क्या एंट्री मैं बनाना चाह रहा हूँ, कैश या रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा, और फिर अदर इनकम क्रेडिट की बजाय, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में अदर इनकम क्रेडिट की बजाय हम जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को क्रेडिट कर रहे होंगे। और जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को क्रेडिट करने का मतलब, 1 लाख का खर्चा था, क्रेडिट करने से सपोज 2000 रुपीज़ जो अमाउंट थी, क्रेडिट करने से वो नेट 98,000 हो जाएगी। एंड देन अगर इस तरह से आप कर लें तो आफ्टर दिस नेट जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज एलोकेटेड टू जॉइंट प्रोडक्ट्स।
So there are two possible treatments of recovery value of the byproduct. Number one is treat it as other income. Number two, it can be treated as a deduction from जॉइंट कॉस्ट, और फिर जो नेट जॉइंट कॉस्ट जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रह जाएगी वो फिर जॉइंट प्रोडक्ट्स पे एलोकेट हो जाएगी. आफ्टर दिस एंट्री नेट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज एलोकेटेड टू जॉइंट प्रोडक्ट्स. जी अब यहाँ तक पहले आप ये काइंडली बता दें कोई कन्फ्यूजन, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो पहले उसे एड्रेस कर लें. उसको एड्रेस करने की कोशिश कर लेते हैं और देन फिर उसके बाद आप नोट कर लीजिएगा. बात समझ आ गई प्लीज़? ये हो नहीं रहा ठीक, ठीक हो नहीं रहा फुल स्क्रीन. चलें फिर नोट कर लीजिए. मेरा ख्याल है इफ़ हाउएवर तक आप आ गए थे. ये पूरा नहीं हो रहा उसका जिस पहले होता है, वो नहीं चल रहा. नहीं तो ये चीज़ें ज़रा सेट कर लेना, देख लें ज़रा. नहीं आज वो ज़रा मैं क्या सही तरह ज़रा चेकिंग हो जाए ना ताकि फिर कल से प्रॉब्लम ना आए. ये वो मैं डिस्कस करता हूँ. दो पॉसिबल ट्रीटमेंट है. अगर तो एग्जामिनर ने बताया है तो आप उसे अदर इनकम भी ट्रीट कर सकते हैं और जॉइंट कॉस्ट से डिडक्ट करके भी ट्रीट कर सकते हैं जैसे एग्जामिनर बताएगा. बाकी अगर एग्जामिनर में ने ना बताया तो फिर मैं बताता हूँ कि कौन सा मेथड नॉर्मली प्रेफरेबल है. जी आप लोग अगर लिख लेंगे तो बताइएगा प्लीज़. जी आपको लिख तो नहीं रहा प्लीज़. चलें जी दो ट्रीटमेंट्स हैं. एक लेकिन नीचे नोट लिख लें. एग्जामिनर अगर कहेगा तो अदर इनकम भी बन सकती है, जॉइंट कॉस्ट से डिडक्शन भी हो सकती है. लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो एक नोट लिखना. अगर क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जॉइंट बाय प्रोडक्ट की कोई रिकवरी वैल्यू है और हमें बताया नहीं गया कि उसका क्या करना है, तो क्वेश्चन इज साइलेंट. देन डिडक्ट द बाय प्रोडक्ट. ये जो सेकंड मेथड है देन वो फिर प्रेफरेबली यूज होता है. इफ क्वेश्चन इज साइलेंट देन डिडक्ट द रिकवरी वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट
फ्रॉम जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट सेकेंड एंट्री दैट इज कि आप कैश रिसीवेबल डेबिट करके जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को क्रेडिट कर रहे होंगे। इट मीन्स अदर इनकम वाला ट्रीटमेंट आप तभी करेंगे अगर क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। ठीक है जी, क्लियर? चलें फिर आए कुछ क्वेश्चन से बात को आगे बढ़ाते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 1, एम कॉरपोरेशन के नाम से क्वेश्चन है। एम कंपनी बाय Xeon फॉर प्रोसेसिंग एट द एंड ऑफ द प्रोसेसिंग इन डिपार्टमेंट 1, बल्कि चलें थोड़ा सा आगे चलें फिर ज़रा क्लियर हो जाएगा शायद। एट द एंड ऑफ द प्रोसेसिंग इन डिपार्टमेंट 1 पढ़ते हुए ज़रा अपने अपने जहन में ज़रा छोटा सा डायग्राम सॉर्ट ऑफ बनाए कि क्या कहाँ से शुरू हुआ कहाँ तक चला गया। Xeon splits off into product A, B and C। अब फर्स्ट लाइन अगर देख रहे हैं कंपनी बाय Xeon फॉर प्रोसेसिंग, तो शायद ये कोई रॉ मटेरियल की बहस हो रही है, कंपनी से ख़रीद रही है। और जब डिपार्टमेंट 1 में प्रोसेसिंग हो जाती है तो फिर ये जो Xeon है ये 3 प्रोडक्ट्स में स्प्लिट हो रहा है, A, B एंड C। A is sold at split off point with no further processing। इसे एज इट इज ए को भेज दिया जाता है सेपरेट अप पॉइंट पे विदाउट एनी फर्दर प्रोसेसिंग। बी एंड सी रिक्वायर फर्दर प्रोसेसिंग बिफोर दे कैन बी सोल्ड। ए को एज इट इज सेपरेट अप पॉइंट पे भेज दिया जाता है, बी और सी को फर्दर प्रोसेस करना पड़ता है बेचने से पहले। बी इज प्रोसेस्ड इन डिपार्टमेंट 2 and C is processed in department 3। डिपार्टमेंट 1 में जब प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है, ऊपर फर्स्ट पैराग्राफ फर्स्ट लाइन, तो जी फिर 3 प्रोडक्ट्स में स्प्लिट हो जाता है Xeon, A, B एंड C। देन क्वेश्चन में डेफिनेटली इस तरह की इंफॉर्मेशन होंगी कि क्वेश्चन किस वक्त सेल होना। ए प्रोडक्ट जो है वो स्प्लिट अप पॉइंट पे सेल हो रही है, बी और सी की फर्दर प्रोसेसिंग हो रही है, बी को डिपार्टमेंट 2 में फर्दर प्रोसेस किया जा रहा है और सी को डिपार्टमेंट 3 में प्रोसेस किया जा रहा है। इट मीन्स डिपार्टमेंट ए में जो कॉस्ट होगी, डिपार्टमेंट 1 में सॉरी, वो तो तीनों प्रोडक्ट्स की कॉस्ट है, लेकिन डिपार्टमेंट 2 की कॉस्ट स्पेसिफिक टू बी होगी और डिपार्टमेंट सी कॉस्ट स्पेसिफिकली डिपार्टमेंट 3 की कॉस्ट स्पेसिफिकली सी की होगी। डाटा कंप्लीट कर लें, फिर उसके बाद अगर कोई इस क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन में कोई इशू आएगा फिर मैं डिस्कस करता हूँ। फॉलोइंग इज अ समरी ऑफ द कॉस्ट एंड अदर रिलेटेड डाटा फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2015 का आपके सामने एक डाटा है, उसकी इंफॉर्मेशन है। 3 डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट 1 to 3। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ Xeon है, डिपार्टमेंट 1 पहले देखें, जस्ट डिपार्टमेंट 1। कॉस्ट ऑफ Xeon है, डायरेक्ट लेबर है, फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं। तो अगर इन तीनों को ऐड कर लें, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स को, तो डिपार्टमेंट 1 की टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बन जाएगी। फिर डिपार्टमेंट 2 का डाटा है, डिपार्टमेंट 2 में लेबर ओवरहेड्स, तो फर्दर रॉ मटेरियल ऐड नहीं हो रहा डिपार्टमेंट 2 में, शायद इसलिए क्योंकि सिर्फ डिपार्टमेंट ए से जो प्रोडक्ट बी बन रही है उसी ने फर्दर प्रोसेस होना है। सिमिलरली डिपार्टमेंट 3 में भी मटेरियल कोई नहीं है, सिर्फ लेबर ओवरहेड्स का खर्चा है। लेकिन अगर दोबारा डाटा देखा जाए तो डिपार्टमेंट 2 इज़ फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ प्रोडक्ट बी और डिपार्टमेंट 3 इज़ फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ प्रोडक्ट सी। ठीक है, तो वो डिपार्टमेंट 2 और डिपार्टमेंट 3 की कॉस्ट भी दी हुई है। जी यहाँ तक मेरी बात सारी समझ आ गई, डाटा जिसने लिखा हुआ।
कोई कन्फ्यूजन तो नहीं हो रही? बाकी डेफिनेटली हाउ टू सॉल्व और रिक्वायरमेंट्स क्या हैं वो तो फिर मैं अभी बात करता हूँ, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है उसका एक फ्लो आपके सामने आ रहा है। देन उसके बाद बेटा फिर प्रोडक्ट्स का कुछ डाटा दिया हुआ है, 3 प्रोडक्ट्स ABC, यूनिट्स सोल्ड दिए हुए हैं। अब छोटी छोटी चीज़ें ज़रा इन क्वेश्चंस में, अभी जो इनिशियली 1-2 क्वेश्चंस होंगे इनसे अपने ज़रा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। यूनिट सोल्ड का मतलब वो यूनिट्स जो बेचे गए हैं। यूनिट्स ऑन हैंड एट 30 जून 15, अब 30 जून 15 अगर देखा जाए ईयर एंड के एंगल से तो ये शायद साल के एंड पे बात हो रही है, तो यूनिट्स ऑन हैंड का मतलब ये स्टॉक की बात हो रही है, और अगर ईयर एंड का है तो ये फिर क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स दिए हुए हैं 10,000। बी का क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, और सी का 15,000 यूनिट्स का स्टॉक है। देन उसके बाद फिर सेल्स के रुपीज़ बने हुए, सेल रुपीज़ में दी हुई है 30,000, 96,000 एंड 141,750। इट मीन्स जो यूनिट सेल हुए हैं उनकी ये सेल्स दी हुई हैं। तो सेल अमाउंट अगर आपने बनानी हो, सेल अमाउंट, तो वो कैसे बनेगी? नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट। और अगर आपको सेल के रुपीज़ दिए हो और आपको यूनिट सोल्ड दे दिए हो, सेल रुपीज़ और यूनिट सोल्ड, तो क्या अगर ज़रूरत पड़े तो आप सेल प्राइस पर यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं। सेल प्राइस पर यूनिट 30,000 अब रुपीज़ ऑफ सेल्स हैं और 20,000 यूनिट्स है जो सेल के हैं। तो इसका मतलब हम यहाँ से अगर चाहें ज़रूरत पड़े तो सेल प्राइस पर यूनिट निकाल सकते हैं। तो वर्किंग करके बताएंगे प्लीज़, कैलकुलेटर पकड़ें ज़रा, क्या आपका जहन कहता है कि कितनी होगी? अपने कॉन्सेप्ट सही क्लियर करने, मैथ्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है इनमें, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन, ये ठीक ठाक ग्रिप होनी चाहिए, ट्राई करना चाहिए। 30,000 बना होगा यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट, तो आपके सामने फिर सेल प्राइस पर यूनिट आप कैलकुलेट हो सकती है। अगर आप क्या करें 30,000 डिवाइडेड बाय 20,000, तो इट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली, प्लीज़ यार प्लीज़, अप्रॉक्सीमेटली क्या आंसर आएगा? जी सर आपका आंसर क्या आ रहा है? 1.5, ठीक है जी प्लीज़। एंड सिमिलरली अगर हम चाहें प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी की वर्किंग भी हो सकती है। ज़रूरत है या नहीं है वो एक अलग इशू है, लेकिन अगर आपने सेल्स और सेल रुपीज़ दिए हो, यूनिट सोल्ड दिए हो, तो यू कैन सॉल्व सेल प्राइस पर यूनिट। एंड सिमिलरली अगर फॉर एग्जांपल 30,000 दिया होता रुपीज़ और एक यूनिट की सेल प्राइस दे दी हो, 30,000 रुपीज़ हो, 1.5 गिवन होता, तो क्या क्वांटिटी सोल्ड भी ढूंढी जा सकती है? कैसे? 30,000 लिखें कैलकुलेटर पे, डिवाइड बाय 1.5 करेंगे तो 20,000 यूनिट से भी निकाली जा सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ द क्वेश्चन आप वर्किंग अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, एडजस्ट करके अपने जहन में वर्किंग। और डेफिनेटली अगर ये 20,000 दिया हो और 1.5 रुपीज़ दिया होता तो हम सेल रुपीज़ भी निकाल सकते थे, 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 करके, एंड सो ऑन। तो चेंजिंग सर्कमस्टांसिस में डिफरेंट सॉर्ट ऑफ वर्किंग्स पॉसिबल हो सकती हैं। जी उमर, आपका जज्बा बहुत अच्छा है, लेकिन अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो अभी आपको पता ही नहीं है कि कैसे सॉल्व होना है, तो खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, थोड़ा टाइम दे दें। बिल्कुल आपका आपका जज्बा अप्रिशिएट करने वाला है, लेकिन मेरे भाई 1-2 सवाल मेरे साथ कर तो नहीं, करना कि अभी तो रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ी हमने। प्लीज़, लगता है अल्हम्दुलिल्लाह भाई ने नाश्ता पहले किया हुआ इसलिए जज्बा ज़्यादा आ रहा है, लेकिन एक आध दिन ठहरे फिर सवाल आप नहीं करने। देर वर नेक्स्ट एक पैराग्राफ अभी और है रिक्वायरमेंट्स ऊपर। देर वर नो इन्वेंट्रीज ऑन हैंड ऑन 1 जुलाई 14, अब ईयर एंड 30 जून है, तो शायद कहना ये चाह रहा है कि फ़िलहाल इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक नहीं है। ठीक है, देर वर नो इन्वेंट्रीज ऑन हैंड ऑन 1 जुलाई 14 एंड देर वॉज नो जियॉन ऑन हैंड एट 30 जून 2015। साल के शुरू में, अकाउंटिंग ईयर के स्टार्ट में कोई भी स्टॉक नहीं था, और साल के एंड में जियॉन मीन्स रॉ मटेरियल का स्टॉक नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट्स के क्या स्टॉक्स बचे हुए हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपने को ABC के एंगल से दी हुई थी पहले। उसमें A का बचा हुआ था, C का भी है, लेकिन B का स्टॉक नहीं बचा हुआ। तो क्लोजिंग स्टॉक्स तो हैं A और C के, लेकिन रॉ मटेरियल जियॉन और प्रोडक्ट B का शायद क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, तो रॉ मटेरियल की उसने इन्फॉर्मेशन अलग दे दी है। ओपनिंग स्टॉक किसी का भी नहीं है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक्स प्रोडक्ट्स के हैं, रॉ मटेरियल का नहीं है। All units on hand at 30th June 2015 were complete as to processing। अब इस लाइन का मतलब ये है कि जो ईयर एंड पे यूनिट्स हैं वो सारे कंप्लीट हो गए हैं, विच मीन्स वर्क इन प्रोसेस नहीं है।
वर्क इन प्रोसेस भी समटाइम्स हो सकता है कि कुछ यूनिट्स बन रहे हो लेकिन कंप्लीट ना हुए हो, लेकिन अभी इस केस में वो कहता है सारे यूनिट्स जो हैं वो कंप्लीट हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रोसेसिंग। तो सही सारे कह सकता हूँ मैं, ज़रा रिस्पॉन्स चाहिए आपका कि ये फिनिश गुड्स के यूनिट्स हैं, जितना स्टॉक पड़ा हुआ है अगर ये कंप्लीट है प्रोसेसिंग के एंगल से तो फिर ये सारा फिनिश गुड्स का ही स्टॉक है। डेफिनेटली वर्क इन प्रोसेस भी हो सकता है, लेकिन अभी इसी क्वेश्चन नंबर 1 में नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता आगे चलेंगे तो चीज़ें सारी आती जाएंगी। देन उसके बाद लास्ट पैराग्राफ में, लास्ट लाइन में सॉरी, एम कंपनी, हमारा जो बिजनेस का नाम था, एम कंपनी यूजेस द मार्केट वैल्यू एट सेपरेट ऑफ पॉइंट टू एलोकेट द जॉइंट कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट की एलोकेशन के हवाले से एग्जामिनर कोई ना कोई आपको मेथड ज़रूर बताएगा, चाहे फिजिकल क्वांटिटी हो या सेल वैल्यू मेथड हो। अभी हम मार्केट वैल्यू एट सेपरेट ऑफ पॉइंट लिखा हुआ है, विच सिंपली मीन्स मार्केट वैल्यू मीन्स जिस पे आपने बेचना है। तो ये सिंपली किस मेथड ही की बात हो रही है, सेल वैल्यू एट सेपरेट ऑफ पॉइंट। तो मार्केट वैल्यू सिंपली मीन सेल वैल्यू की बात आ रही है। तो जॉइंट कॉस्ट कैलकुलेशन के दो मेथड्स अभी तक हमने देखे हैं, क्वांटिटी मेथड भी है, सेल वैल्यू एट सेपरेट ऑफ भी है। एग्जामिनर इस केस में एग्जामिनर आपको ज़रूर बताएगा कि आपने किस मेथड से वर्किंग करनी है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर 1 हमें सेल वैल्यू मेथड को यूज़ करना है। इस क्वेश्चन को अब हमने पढ़ लिया है, अभी इंशाल्लाह मैं इसकी रिक्वायरमेंट्स आपके सामने डिस्कस करके सॉल्व करता हूँ। लेकिन एक चीज़ ज़रा इनिशियली पहले ये देख लें कि इसमें हमें किसी बाय प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तो अगर हमें किसी बाय प्रोडक्ट की स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ना मिले तो डेफिनेटली हम खुद से अज्यूम नहीं करेंगे। बाय प्रोडक्ट और जॉइंट प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं ये एग्जामिनर ही हमें बताएगा। तो हमें अगर बाय प्रोडक्ट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो हम उसे सिंपली इग्नोर करके वर्किंग कर लेंगे। अब आ जाए ज़रा हम रिक्वायरमेंट वाइज चलते हैं। बहुत ज़्यादा टफ सवाल नहीं है, अभी पहला सवाल है, लेकिन हर चीज़ इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि छोटे छोटे क्वेश्चंस ही सही तरह समझ आएंगे तो अगले क्वेश्चंस इंशाल्लाह इजीली हैंडल हो जाएंगे। तो आज एक एक वर्ड क्या लिखा हुआ है, क्या मांग रहा है, कैसे सॉल्व हो रहा है, मेरे साथ साथ रहिएगा ज़रा। जी रिक्वायरमेंट ए, सबसे पहले कह रहा है आपसे कि मार्केट वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट फॉर प्रोडक्ट एज टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस फॉर द ईयर। सिंपल ज़रा ट्रांसलेशन करने की कोशिश करते हैं। मार्केट वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट फॉर प्रोडक्ट एज टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस फॉर द ईयर। ए के जो टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं उनकी स्प्लिट ऑफ पॉइंट की मार्केट वैल्यू मांग रहा है। जो यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं ड्यूरिंग द ईयर प्रोडक्ट ए के, उसकी मार्केट वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट आपसे मांगी जा रही है। आ जाए रजिस्टर खोलें ज़रा, वर्किंग स्टार्ट करें, मैं फिर ये फर्दर फिगर्स के साथ समझाता हूँ क्या कहना चाह रहा है। और ट्रांसलेशन ज़रूर कर लीजिएगा। सिंपली हमसे मांग रहा है कि हम जो यूनिट्स बने हैं प्रोडक्ट ए के उनकी स्प्लिट ऑफ पॉइंट की मार्केट वैल्यू आइडेंटिफाई करें। जी रेडी हैं जी। अच्छा, क्वेश्चन करने से पहले और क्वेश्चन का आंसर में ही इनिशियली वर्किंग कर लें। अभी मैं सिर्फ ये क्वेश्चन जो है आपको समझाने के एंगल से वर्किंग करूँगा, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन से फिर हम ये भी देखेंगे कि अगर एग्जाम पॉइंट भी क्वेश्चन हो रहे हो तो वर्किंग्स डेफिनेटली बाद वाले पेज पे होने चाहिए जो एग्जामिनर ने मांगा वो मेन पेज पे। लेकिन इस वक्त मेरा ज़रा फोकस आपको ज़रा फिगर समझाने पर ज़रा ज़्यादा है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन से डेफिनेटली फॉर्मेटिंग और इस तरह की बातें भी करेंगे। तो इससे पहले मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं, ये जो हमने पढ़ा है इसे अगर हम एक डायग्राम फॉर्म में समझने की कोशिश कर लें तो ज़रा सारा डाटा सामने आने की वजह से ज़रा हमें सॉल्व करना ज़रा आसान हो जाएगा। तो आपसे ज़रा रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन आपके सामने है, अभी हमने पढ़ा भी है, तो मैं कुछ वर्किंग कर रहा हूँ, साथ साथ आपने भी चीज़ें ज़रा ढूंढनी है। देखिए सबसे पहले एक डिपार्टमेंट 1 था, उसमें कोई रॉ मटेरियल जियोन की बहस हो रही थी। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पैराग्राफ जियोन फिर स्प्लिट हो रहा था 3 प्रोडक्ट्स में बाय द नेम ऑफ ए बी एंड सी। अच्छा ये बना आपके लिए रहा हूँ, लेकिन एक मिनट पेशेंस दिखाइएगा, जस्ट अ सेकंड, मैं ज़रा बात पहले पूरी आपके सामने रख लूँ ताकि वैसे भी आपको आइडिया हो जाएगा कितनी जगह आपको चाहिए। तो प्रोडक्ट्स 3 सेपरेट हो रही हैं डिपार्टमेंट 1 में, प्रोडक्ट ए बी एंड सी। सेकेंड लाइन देखिए जाए ऊपर स्टार्ट में, तो प्रोडक्ट ए एज इट इज़ सेल हो रही है, सेपरेट अप पॉइंट पे ही, कोई फर्दर प्रोसेसिंग नहीं है। लेकिन प्रोडक्ट बी ने डिपार्टमेंट 2 में जाके फर्दर प्रोसेस होना है और प्रोडक्ट सी ने जाके डिपार्टमेंट 3 में फर्दर प्रोसेस होना है। डिपार्टमेंट 1 में जो कॉस्ट आएगी, डिपार्टमेंट 1 की जो कॉस्ट है 96,000। चलो थोड़ा सा नाम भी लिख लेते हैं,
डायरेक्ट मटेरियल 96,000, डायरेक्ट लेबर 14,000, फैक्ट्री ओवरहेड्स, एक मिनट कैलकुलेटर पकड़िएगा, 10,000। इनको अगर आप ऐड करेंगे 96 14 शायद 120, सॉल्व कीजिएगा 120। इज दिस 120,000 जॉइंट कॉस्ट? जी यस नो में काइंडली आंसर। ये ए को बनाने का खर्चा है, बी को बनाने का या सी को? डिपार्टमेंट वन से तो तीनों प्रोडक्ट्स बन रही हैं ना, तो ये तीनों का कंबाइंड खर्चा है, तो ये 120,000 हमारा इस डिस्कशन में हो जाएगा जॉइंट कॉस्ट। ठीक है, इससे प्रोडक्ट ए भी बन रही है इस खर्चे से, बी और सी भी, तो इनिशियली दिस इज जॉइंट कॉस्ट इन डिपार्टमेंट वन। देन आ जाए जरा प्रोडक्ट आगे, प्रोडक्ट से बनी प्रोडक्ट ए जो है, इसने तो एज इट इज सेपरेट पॉइंट पे सेल होना है। इट मीन्स इसका तो जितना खर्चा है, इसका तो जितना खर्चा है, ये सारा का सारा इसी 120 में है, इसी 120 में है। ये सारा 120 ए का खर्चा नहीं है, इसमें बी का भी है, सी का भी है, लेकिन इंशाल्लाह भी वो नीचे जो अभी हमने मेथड पढ़ा उसके बेस पे अगर एलोकेट कर लिया जाए तो प्रोडक्ट ए बी और सी का खर्चा आ जाएगा, और प्रोडक्ट ए का तो 100% खर्चा यही है। और अगर आगे चलें तो प्रोडक्ट बी ने फिर डिपार्टमेंट टू में फर्दर प्रोसेस होना था, तो डिपार्टमेंट टू की तरफ अगर आया जाए तो डिपार्टमेंट टू में कॉस्ट आई है, इसमें डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट आई है 45,000, फैक्ट्री ओवरहेड्स की कॉस्ट आई है 21,000, तो इन अदर वर्ड्स 66,000 जी। हाँ जी, तो 66,000 क्या है? इट इज़ नॉट जॉइंट कॉस्ट, इट इज़ फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बी इंकर्ड विद इन डिपार्टमेंट टू। तो ये सारा 66,000 का खर्चा प्रोडक्ट बी ही से रिलेटेड है, क्योंकि प्रोडक्ट बी ने ही डिपार्टमेंट टू में जाके प्रोसेस होना है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पैराग्राफ। सिमिलरली अगर डिपार्टमेंट थ्री की कॉस्ट ढूंढ ली जाए, 65,000 डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स आर 49,000, टोटल शायद ये हो जाएगा 1,44,000। व्हाट इज दिस 1,44,000? इट इज फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट सी इंकर्ड विद इन डिपार्टमेंट थ्री। 1,14,000 सॉरी। ठीक है, तो मैंने कुछ फिगर्स को ज़रा अरेंज कर दिया है, बाकी क्वांटिटी वगैरह सेकंड टेबल में बनी हुई है, तो आप भी इसको ज़रा वर्किंग को ज़रा एज इट इज़ यहाँ तक लिख लें, ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लें, फिर आते हैं हम इंशाल्लाह रिक्वायरमेंट ए बी सी क्या है और कैसे सॉल्व होंगी। ये मेरी जो डायग्राम सॉर्ट ऑफ मैंने बनाई है, इसमें कोई कन्फ्यूजन अगर किसी की है तो काइंडली वो ज़रा अगर एड्रेस करना चाहें तो पूछ लें। जी उमर, जज़ाकल्लाह जी, कोई मसला नहीं है। कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह फारिग होकर सब कुछ अपना ही है। ये मुबीन ज़रा देखना है, आवाज़ आवाज़ का प्रॉब्लम है? आवाज़ ठीक है? ये कैमरे का मसला हुआ? क्या करना?
ये ज़रा उसको बुला लो, ज़रा उसको आइडिया हो गया होगा ज़रा। थोड़ी देर बैठा लो उसको। जी कंप्लीट कर लेंगे वर्किंग तो प्लीज़ बताइए। जी बेटा वो अभी डिस्कस करते हैं सारा, अभी ये बात तो सारी करेंगे। कल जो किया था आज जो अवेलेबल है सब कुछ बात करते हैं, इंशाल्लाह वही होगा जो कल डिस्कस किया। लेकिन आपका ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अभी गलत तरफ चला गया, तो जस्ट एक मिनट ज़रा बात पूरी करता हूँ। जी नोट कर लिया प्लीज़ आप, एनीबडी राइटिंग? तो अगर लिख रहा है तो बस बता दें, बाकी ठीक है अगर लिख लिया तो। अगर कोई लिख रहा है तो बस वो बता दें। चलें आइए अब रिक्वायरमेंट वाइज चलते हैं, रिक्वायरमेंट एक एक हेडिंग बना लें। रिक्वायरमेंट में हमसे वो कह रहा है मार्केट वैल्यू, थोड़ा सा शॉर्ट वर्ड्स में ज़रा रिक्वायरमेंट लिख रहा हूँ, हेडिंग बना रहा हूँ। मार्केट वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, बना लें आप भी, इज टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट इज टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। जी इसके सिंपल ट्रांसलेशन जी, जो यूनिट्स बने हैं, अच्छा मैंने सेपरेट अ पॉइंट अब नहीं वर्ड लिखा, उसकी वजह यह है कि प्रोडक्ट ए सेपरेट अ पॉइंट पे ही सेल हो रही है, तो उसमें वो बहस ही नहीं है कि प्रोडक्ट ए ने फर्दर प्रोसेस होना है, इसलिए उसकी मैं बात नहीं कर रहा। तो मार्केट वैल्यू द प्रोडक्ट इज टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हमने ढूंढना है। इससे पहले कि मैं फिगर्स की तरफ जाऊं, आप ज़रा लॉजिकली खुद सोचें, हम इस अमाउंट को मार्केट वैल्यू ऑफ द टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस ऑफ प्रोडक्ट ए को फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं? अगर मुझे कौन सी दो चीज़ें मिल जाएं तो मैं ये फिगर शायद सॉल्व कर सकता हूँ। अगर मैं यूनिट्स प्रोड्यूस ढूंढ लूँ, प्रोडक्ट ए के टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस ढूंढ लूँ और एक यूनिट की मैं मार्केट वैल्यू ढूंढ लूँ, तो क्या फिर मुझे टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस की मार्केट वैल्यू मिल सकती है? क्या बोला मैंने, प्लीज़ रिपीट कर दें ज़रा। क्या ढूंढ लूँ, क्या ढूंढ लूँ? नहीं इधर से कुछ नहीं है यार, इधर से नहीं है, बस ये कैमरा शेयर नहीं हो रहा, बस छोड़ दो इधर से, इधर से कौन कर रहा है? जी क्या क्या मैंने बोला प्लीज़, अगर मैं यूनिट्स प्रोड्यूस ढूंढ लूँ प्रोडक्ट ए के और मार्केट वैल्यू पर यूनिट ढूंढ लूँ, मार्केट वैल्यू डेफिनेटली मीन सेल वैल्यू, सेल वैल्यू ढूंढ लूँ जिस प्राइस पे बेचा जा रहा है, और नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस ढूंढ लूँ, तो वी शुड बी इन अ पोजीशन कि हम टोटल यूनिट्स की मार्केट वैल्यू तक आ जाए। ठीक है, तो अब आए ज़रा डाटा की तरफ चलते हैं। क्या क्या ढूंढ लूँ प्लीज़? मार्केट प्राइस पर यूनिट ढूंढ लूँ और नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस ढूंढ लूँ। बात हो रही है प्रोडक्ट ए की, तो अब ज़रा फुल कंसंट्रेशन ज़रा, प्रोडक्ट ए के यूनिट सोल्ड कितने दिए हुए हैं आज इस बॉक्स के अंदर ज़रा? 20,000। नीचे इसके दिया हुआ है 20,000 के नीचे 10,000 यूनिट्स इन हैंड, और लास्ट 10,000। लास्ट पैराग्राफ में कह रहा था ओपनिंग स्टॉक कोई नहीं है, तो अब वो यूनिट्स सोल्ड कह रहा है, यूनिट्स सोल्ड की सॉरी यूनिट्स प्रोड्यूस की मार्केट वैल्यू। ये जरा काइंडली एक नजर देखा करना यार, अब आवाज़ का भी मेरा ख्याल इशू है, ये जरा चेक किया करो ना, इधर इधर ही बैठ जाओ, किधर जाना है? ये जरा काइंडली अपने अपने पास वो लगा के रखना ना। प्रोडक्ट ए के यूनिट्स सोल्ड दिए हुए 20,000
प्रोडक्ट जी, बात आपकी ठीक है बेटा, लेकिन यहाँ वो बात नहीं है जो आपने कही है। 20,000 यूनिट्स सोल्ड हैं, यूनिट्स इन हैंड भी अवेलेबल हैं। हाँ, ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स नहीं हैं। अगर फॉर एग्जांपल ना ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स होते ना क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स होते, इसका मतलब फिर जितने हमने बनाए हैं उतने ही सेल किए होते। लेकिन यहाँ ओपनिंग तो ठीक है नहीं है, नीचे क्वेश्चन में लास्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है, लेकिन 20,000 यूनिट सेल भी किए हैं और 10,000 बचे भी हुए हैं, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। तो क्या नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड 20,000 हैं? जी बिल्कुल हैं। क्लोजिंग कितने हैं? 10,000। तो इसका मतलब यूनिट्स प्रोड्यूस फिर 30,000 होंगे। ये बात समझ आती है यहाँ तक? हाँ डेफिनेटली, अगर ओपनिंग भी होता है तो हम ओपनिंग को भी कंसिडर करके यूनिट्स प्रोड्यूस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। अगर 20,000 बिके हैं, 10,000 इन हैंड है, ओपनिंग थे नहीं, तो इसका मतलब हमने 30,000 प्रोड्यूस किए होंगे, मीन बनाए होंगे। अच्छा, इस बात को जरा एक सेकंड बी और सी पे भी लेके जाएं जरा। बी और सी, प्रोडक्ट बी में 30,000 सेल हुए हैं और यहाँ स्टॉक नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, ओपनिंग किसी भी प्रोडक्ट का नहीं था। तो प्रोडक्ट बी में अगर हमें यूनिट्स प्रोड्यूस फॉर एग्जांपल ढूंढने भी पड़े तो वो 30 ही इसलिए होंगे क्योंकि ना ओपनिंग था ना क्लोजिंग। इसका मतलब जितने बनाए उतने ही सेल कर दिए। अब प्रोडक्ट सी की तरफ जाएं। 45,000 सेल किए हैं, 15,000 प्रोड्यूस किए हैं, तो इसका मतलब 60,000 बनाए होंगे तभी 45,000 सेल करके 15,000 बचे हैं। तो यूनिट्स प्रोड्यूस्ड की बात हो रही है। प्रोड्यूस का मतलब जो बनाए हैं, सेल का मतलब जो बेचे हैं, और स्टॉक का मतलब जो बच गए हैं। तो ओपनिंग स्टॉक अभी इस डिस्कशन में नहीं है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक है ए और सी का, तो उस एंगल से देखा जाए तो प्रोडक्शन और सेल में डिफरेंस आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट ए एंड सी। तो बहरहाल फिलहाल बात हो रही है प्रोडक्ट ए की। बात समझ आती है कि 30,000 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड होंगे। अच्छा, जो नीचे आप लिखा हुआ ना 30,000, ये रुपीज़ हैं और ये सेल के रुपीज़ हैं। तो हम इसे अगर यूनिट्स प्रोड्यूस की बात कर रहे हैं तो वो 20,000 प्लस 10,000 करके हम खुद फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एग्जामिनर ने हमें सोल्ड यूनिट्स और स्टॉक के यूनिट्स बताए हुए हैं। जी बात समझ आ जाएगी मेरी आपको? 30,000 यूनिट्स आर सोल्ड, oh sorry, 30,000 units of product A should have been produced। तो सबसे पहले यही लिख लेते हैं, लेकिन इसके साथ एक वर्किंग लिख लें। 30,000 ये कैसे बनाया हमने? 20,000 सोल्ड हैं और 10,000 इन हैंड है, तो 30,000 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हैं। फाइनली नेक्स्ट मुझे अब क्या चाहिए? अगर मैंने मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ढूंढनी है तो अब मुझे मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू पर यूनिट चाहिए। वो शायद हमने पहले भी सॉल्व कर ली थी, 1.5। एक दफ़ा दोबारा सोच लें। हमें सेल के रुपीज़ दिए हुए थे और 20,000 यूनिट्स थे, तो 1.5 रुपीज़ इज़ द सेल प्राइस, और सेल प्राइस मीन्स आप मार्केट में सेल प्राइस पे ही बेच रहे होते हैं, वही मार्केट प्राइस भी है। तो ये 1.25 कैसे है? इसकी मैं वर्किंग लिख रहा हूँ। 30,000 रुपीज़ हैं। अच्छा, फिगर्स मिलती जुलती हैं। ये 30,000 यूनिट्स है और ये मैं 30,000 रुपीज़ ले रहा हूँ सेल के, और डिवाइड बाय 20,000 करके पर यूनिट सेल प्राइस फाइंड आउट कर रहा हूँ। ठीक है प्लीज़? तो 30,000 इंटू 1.5 अगर आप करेंगे, आप सॉल्व कर लें ज़रा, 45,000 रुपीज़ शायद बन रहे हैं। ठीक है, प्लीज़ कर लें नोट, और साथ वर्किंग भी ज़रा लिख लीजिए ये फिगर्स आई कैसे। जी एनी कन्फ्यूजन जी प्लीज़? जी अगर नोट कर लिए तो ज़रा मुझे बताइएगा, मैं ज़रा मिटाना इसे चाह रहा हूँ, ज़रा मैं चाह रहा हूँ आपके सामने क्वेश्चन भी रहे, तो मैं फिर वरना नीचे चला जाऊँगा। तो अगर लिख लिया तो मैंने ज़रा इसे रेस करना है। एनी कन्फ्यूजन? क्लियर हो गया? चलें जी प्रोडक्ट, सॉरी रिक्वायरमेंट बी पे चलते हैं।
जी पढ़ें जी रिक्वायरमेंट भी। टोटल ज्वाइंट कॉस्ट फॉर द ईयर एंडेड 30th June 2015 टू बी एलोकेटेड। चलें ये वाली बात तो मेरा ख्याल है कि हम ऑलरेडी कहीं लिख चुके हैं। आप बताएंगे जी क्या है टोटल ज्वाइंट कॉस्ट टू बी एलोकेटेड, किस डिपार्टमेंट की कॉस्ट ज्वाइंट कॉस्ट है, डिपार्टमेंट 1 और शायद हम उसको इकट्ठा कर चुके हैं, लेकिन आए ज़रा एक दफ़ा दोबारा लिख के फाइनल कर लेते हैं। हेडिंग बना लें टोटल ज्वाइंट कॉस्ट। डेफिनेटली कॉस्ट डिपार्टमेंट 2 में भी इंकर हुई है, डिपार्टमेंट 3 में भी, लेकिन 2 में फॉर प्रोडक्ट बी एंड 3 में फॉर प्रोडक्ट सी हमसे कहा जा रहा है जॉइंट कॉस्ट। तो डिपार्टमेंट 1 में जॉइंट कॉस्ट इंकर हुई है। डायरेक्ट मटेरियल या जियोन नाम लिख लेते हैं साथ, लेकिन ये डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ऑफ जियोन 96,000, डायरेक्ट लेबर 14,000 एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स 10,000। टोटल कॉस्ट बन जाएगी, टोटल जॉइंट कॉस्ट बन जाएगी 1,20,000। जी ठीक है जी, नोट कर लिए। सर डिपार्टमेंट 2 जो है वो प्रोडक्ट बी के लिए सिर्फ है, और डिपार्टमेंट 3 जो है वो सिर्फ प्रोडक्ट सी के लिए है। तो जॉइंट कॉस्ट का तो मतलब होता है एक ऐसी कॉस्ट जो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स पे इंकर हुई है। तो जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग तो सिर्फ डिपार्टमेंट 1 में हो रही है। सेपरेट होने के बाद फिर फर्दर प्रोसेसिंग हो रही है डिपार्टमेंट बी और सी, प्रोडक्ट बी और सी की डिपार्टमेंट 2 और 3 में। ठीक, जी नोटेड है, मैंने मिटाना जी प्लीज़ दोबारा। जी आए जी रिक्वायरमेंट सी। जी रिक्वायरमेंट सी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बी सोल्ड, ट्रांसलेशन करें जी प्लीज़ आप। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बी सोल्ड फॉर द ईयर एंडेड 30th June 2015। प्रोडक्ट बी जो सेल की है उसकी कॉस्ट मांग रहा है, जब प्रोडक्ट बी को सेल किया है उसकी कॉस्ट मांगी जा रही है। एक सेकंड बोर्ड पे देखें, मेरा तो ख्याल है ये फिगर ऑलरेडी सवाल में है, लेकिन 96,000 होने दो। मेरा तो ख्याल है ये 96,000 की बात हो रही है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपका क्या ख्याल है? मुझे तो लगता है ये रिक्वायरमेंट सी का आंसर गिवन है। प्लीज़ 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 प्लीज़। जी ये क्या है, हमसे क्या मांगा जा रहा है? ये तो सेल है, सेल। सेल किसे कहते हैं? जो यूनिट्स बेचे गए हैं उनकी सेल वैल्यू को कहते हैं, और सेल वैल्यू में तो प्रॉफिट भी होता है। तो रिक्वायरमेंट सी में हमसे क्या मांगा जा रहा है? जो यूनिट्स बेचे हैं उसकी कॉस्ट मांगी जा रही है। तो वो क्या है 96,000? वो तो यूनिट्स जो बेचे हैं उनकी सेल वैल्यू होगी। और कितने यूनिट्स बेचे हैं? 30,000। तो अगर मैं 30,000 यूनिट्स को जहन में रख के ये रिक्वायरमेंट सी पूछूँ, पढ़ूँ दोबारा, तो 30,000 यूनिट्स की हमसे कॉस्ट मांगी जा रही है। जो यूनिट्स बेचे जा रहे हैं उनकी कॉस्ट मांगी जा रही है। डिफरेंस क्लियर हो गया प्लीज़? क्या वो 96 क्या है और हमें क्या रिक्वायर्ड है? वो तो सेल वैल्यू है, और हमसे कहा जा रहा है यूनिट्स बेचेंगे उनकी कॉस्ट बताएं। ठीक है, आप ज़रा डायग्राम देखें जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बनाई है, अपनी देखें रजिस्टर में आपने बनाई है। जी अगर आपसे पूछा जाए कि
प्रोडक्ट बी को बनाने का खर्चा किस किस डिपार्टमेंट में है, तो ये पता है आपको? क्या डिपार्टमेंट 1 में उसको बनाने का कोई खर्चा है? डिपार्टमेंट 1 का खर्चा टोटल है कितना? 1,20,000। क्या वो सारा 1,20,000 सिर्फ प्रोडक्ट बी का है? नहीं, उसमें ए का भी होगा, बी का भी होगा, सी का भी होगा। तो इसका मतलब अब हमें इस 1,20,000 का पहले ब्रेक करना होगा ताकि पता चले इसमें बी का खर्चा कितना है। लेकिन ये बी का टोटल खर्चा नहीं होगा, तो ये तो भी शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट आएगा। क्या बी को फिर फर्दर प्रोसेस भी किया जा रहा है, और किस डिपार्टमेंट में किया जा रहा है? डिपार्टमेंट 2 में। तो अगर हम शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट फाइंड आउट कर लें डिपार्टमेंट 1 की, और देन उसमें प्लस कर लें कॉस्ट इंकर्ड विद इन डिपार्टमेंट 2, तो फिर हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बी आ जाएगी। बात को मेरी समझ आ रही है? जिस तरह शायद हमने पिछली क्लास में भी छोटी छोटी एग्जांपल्स में किया था। अगर फर्दर प्रोसेसिंग हो रही है किसी प्रोडक्ट की, तो सबसे पहले शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट आप ढूंढ लेंगे, और उसमें फिर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऐड करके फिर टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी। तो अब ये सी रिक्वायरमेंट करने के लिए हमें एक एलोकेशन टेबल बनाना पड़ेगा, ताकि हम उस एलोकेशन टेबल में से प्रोडक्ट बी की कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर सकें। बात मेरी क्लियर हो गई है सबको? हेडिंग बना लें ज़रा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बी सोल्ड। ये एग्जैक्टली अब आपको पता होना चाहिए कि किस लम्हे में हमें एलोकेशन टेबल बनाने की ज़रूरत है। ये कोई रैंडम नहीं है कि जब दिल करे एलोकेशन टेबल बना लें। मुझे अब एलोकेशन टेबल बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? ताकि मैं जॉइंट कॉस्ट में से प्रोडक्ट बी का शेयर ढूंढ सकूं, और फिर उसमें फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऐड करके मैं फिर टोटल कॉस्ट तक पहुंच सकूंगा। ठीक है प्लीज़? तो आए वर्किंग करवाएं। अगर क्लियर है तो ठीक है, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ बताइएगा। हेडिंग बना लें एलोकेशन, और एलोकेशन टेबल चले जाए। और ये एलोकेशन टेबल बनाते हुए क्वेश्चन की लास्ट लाइन रिक्वायरमेंट्स ऊपर किस मेथड से ये वर्किंग होनी है। अच्छा, काइंडली लिखने की चाहे जल्दी ना करें, बात को ज़रा समझ के रिवाइज कर लें। जो लास्ट क्लास में बातें हुई थी अब उसी ने रिपीट होना। किस मेथड से हमें वर्किंग करनी है? सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। और सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट मेथड अप्लाई करने का तरीका क्या होता है? जिन प्रोडक्ट्स की सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ अवेलेबल है उन्हें एज इट इज़ ले लें, और जब प्रोडक्ट्स फर्दर प्रोसेस होने के बाद सेल हो रही हैं उनकी फिर एज्यूम्ड सेल वैल्यूज कैलकुलेट करें। तरीका क्या है? एक टेबल सॉर्ट ऑफ बनता है, ध्यान से देखें, पहले सुन लें, सारा रिवाइज कर लें। कितनी प्रोडक्ट्स हैं? प्रोडक्ट्स के नाम है ए, बी एंड सी। नेक्स्ट कॉलम में क्या आता है? हमेशा अपने क्या, हम डेफिनेटली अब सेल वैल्यू तक पहुंचना हमने, लेकिन उसके लिए तरीका क्या है? सबसे पहले आप यूनिट्स लिखेंगे, लेकिन कौन से यूनिट्स? हमेशा यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। क्या चीज़ों जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंकर हुई है वो चीज़ों को बनाने में इंकर हुई है या बेचने में? पहले बनाए हैं और उसमें से फिर बेचें। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमेशा किस पे एलोकेट होगी? यूनिट्स प्रोड्यूस पे। हाँ, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड यूनिट्स प्रोड्यूस्ड की हमने सेल वैल्यू तक पहुंचना। तो प्लीज़ डेटा ध्यान से देखिएगा मेरे साथ। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड कितने हैं? अब बातें बार बार हो गई हुई हैं। प्रोडक्ट ए के यूनिट्स प्रोड्यूस 30,000 हैं। वो क्यों? 20,000 सेल हुए हैं, 10,000 स्टॉक में भी पड़े हैं, तो 20 + 10। बी के 30,000 ही प्रोड्यूस्ड होंगे क्योंकि उसका स्टॉक नहीं है। और सी के ज़रा आप बता दें, ज़रा मुझे आइडिया हो रहा है कि बात समझ आएगी कि नहीं। सी के बताएं यूनिट्स प्रोड्यूस कितने लिखूं प्लीज़? हाँ जी, ठीक है ठीक है जी, प्लीज़ पार्टिसिपेशन प्लीज़। 45 सेल हुए, 15 इन स्टॉक हैं, ओपनिंग थे नहीं, तो इसका मतलब कितने बने होंगे? 60,000 बने होंगे। तो व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस टेबल? प्रोडक्ट्स के नाम लिखने के बाद फिर अपने यूनिट्स प्रोड्यूस ढूंढ लिया करने हैं। अब मेथड अगर सेल वैल्यू है तो फिर नेक्स्ट कॉलम में सेल प्राइस कह लें या सेल वैल्यू पर यूनिट कह लें। सेल प्राइस पर यूनिट थोड़ा सा देख लें ताकि फिर बाद में आपको कॉलम बनाते हुए मुश्किल ना हो। सेल प्राइस पर यूनिट। अब एक वर्किंग हमने पहले भी कर ली थी, बाकी भी कर दें ज़रा। 1.5, 30,000 डिवाइड बाई 20,000,
सेकंड की वर्किंग कैसे करें, प्रोडक्ट बी की 96,000 डिवाइड बाई 30,000, ये अप्रॉक्सीमेटली 3.2, और लास्ट प्रोडक्ट 141,150 डिवाइडेड बाय 45। ये प्लीज़ वर्किंग किया करें, इन चीज़ों से अपने आप को यूज टू रखना है, यहीं से गेम बड़ी एडवांस हो जानी है, कैलकुलेशन वगैरह पे ग्रिप होनी चाहिए। जी सॉरी, 3.15। लेट मी कंप्लीट प्लीज। जी सेल प्राइस आ गई, नेक्स्ट कॉलम में क्या आ जाएगा, अब सेल वैल्यूज आ जाएंगी। लेकिन बेटा ये कौन सी सेल वैल्यूज आएंगी, आप डायग्राम देखें। प्रोडक्ट ए की तो शायद सेपरेट पॉइंट की सेल वैल्यू आ जाएगी, उसने इसी स्टेज पे सेल होना है। लेकिन बी और सी की शायद ये फाइनल सेल वैल्यू आ जाएगी। तो फाइनल सेल वैल्यू का मतलब फर्दर प्रोसेसिंग के बाद की, तो मैं लिखूँ पर फाइनल सेल वैल्यू रहा हूँ, लेकिन डेफिनेटली फाइनल सेल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ए ही सेल वैल्यू एट सेपरेट भी बन जाएगी, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बाकी प्रोडक्ट बी और सी हैं, पहले उनकी फाइनल सेल वैल्यू आएगी, फिर नेक्स्ट कॉलम में फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लेस करके हम बी और सी की अज्यूम सेल वैल्यूज तक पहुंचेंगे। ठीक है, सॉल्व कर दीजिएगा ज़रा। 30,000 इंटू 1.5, 45,000। सेकेंड वन हो जाएगा 96,000, एज इट इज़ ही आ जाएगा क्योंकि इसकी प्रोडक्शन और सेल सेम ही थी। और लास्ट में 60,000 इंटू 3.15, 1,89,000। डायग्राम हेल्पफुल रहती है इसलिए मैंने बनाई थी, अगले क्वेश्चन में भी बनाएंगे, आप भी ज़रा बना लिया कीजिएगा, ज़रा इजी रहता है बात को समझना। यहाँ तक जो पहुँचे हैं, अब आप डायग्राम दोबारा देखें। प्रोडक्ट ए के एंगल से यही फाइनल सेल वैल्यू फाइनल फिगर है, लेकिन बी और सी के एंगल से अभी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट का कॉलम भी बनना चाहिए। तो फर्दर प्रोसेसिंग किस किस की हो रही है, बी की भी और सी की भी। तो फर्दर प्रोसेसिंग ए के एंगल से डैश है, बी के एंगल से अब किस डिपार्टमेंट में ये हो रही थी, डिपार्टमेंट 2 में, और उसका खर्चा देखे डायग्राम में 66,000 उसका फर्दर प्रोसेसिंग का खर्चा इंकर हुआ था इस पीरियड में। और नीचे डिपार्टमेंट 3 में प्रोडक्ट सी की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 1,14,000 बन रही थी। ठीक हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, अज्यूम्ड सेल वैल्यूज़ वाला कॉलम बना लेंगे। उसका क्या तरीका होगा, फाइनल सेल वैल्यू लेंगे और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस कर देंगे। पेशेंस, एक सेकंड दिखाएं। और डेफिनेटली प्रोडक्ट एक ही, क्योंकि फर्दर प्रोसेसिंग ही नहीं है, तो इसकी 45,000 एज ए सेल वैल्यू आ जाएगी, वरना फाइनल सेल वैल्यू में से फर्दर प्रोसेसिंग करके प्रोडक्ट बी और सी की फिगर्स आ जाएंगी। ठीक है, फिगर समझ आ रही है सारी। मैं फिगर अब सॉल्व नहीं कर रहा, आप इंडिविजुअली सॉल्व कीजिएगा। मुझे एक आखिरी चीज़ बता दें, बाकी फिर टेबल आपकी खुद बनाए यहाँ तक। जस्ट एक मिनट, मुझे आखिरी चीज़ एक बता दें। जब ये ज्यूम सेल वैल्यूज आ जाएंगी तो ऑब्वियसली इसका हम टोटल कर लेंगे। आपने बस मुझे ये बताना है सारा कुछ ढूंढ के ज़रा कहीं से, कि फिर किस अमाउंट को हमने एलोकेट करना है। बस ये अमाउंट मुझे बता दें कि आखिर हम किस अमाउंट को एलोकेट करने के लिए ये इतना टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जी वो अमाउंट ज़रा काइंडली मुझे ढूंढ दें, डायग्राम में है, डायग्राम में भी है आपकी, शायद रिक्वायरमेंट बी में भी है। ये जो भी अज्यूम सेल वैल्यूज आएंगे उसका हम टोटल करके आखिर किस अमाउंट को एलोकेट करना चाह रहे हैं। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, ज़ीरो रिस्पॉन्स प्लीज़। आखिर वो अमाउंट कौन सी है जिसने एलोकेट होना है। इस टेबल का मकसद क्या था कि हम 1,20,000 रुपीज़ को एलोकेट कर सकें। ठीक है, तो बाकी आप फिगर सॉल्व करें, फाइनल सेल वैल्यू में से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करके बी और सी की अज्यूम सेल वैल्यूज आ जाएंगी, टोटल करें और काइंडली एलोकेशन टेबल कंप्लीट करें। किसी को अगर फिगर्स में इशू है तो काइंडली ज़रा पूछ लें, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। बाकी अब ये फिगर्स पूरी करें और एलोकेशन करें। एक 0.15 वैसे ही बेटा आया प्लीज़, जैसे पहले 1.5 और 3.15 आया, 1.5 और 3.2 आया। 141,750 डिवाइडेड बाय 45,000, जिस तरह पहले 30,000 डिवाइड बाई 20, 96,000 डिवाइड बाई 30,000। जी हो गया सॉल्व। जी किसी और फिगर की कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही हो।
ये नेक्स्ट फिगर्स आ जाएंगी, आप लोग सॉल्व करें, मैं ज़रा मैं भी लिख रहा हूँ, मेरी चेक कर लीजिएगा। 96,000 माइनस 96,000 माइनस 66,000 एंड 189,000 माइनस 114,000 75,000। फाइनल सेल वैल्यू से वापस सेपरेट पॉइंट की तरफ जाना चाह रहे हैं। ये फिगर का टोटल बन जाएगा शायद 1,50,000। बाकी अब सारी कैलकुलेशंस ऐसा लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कैलकुलेटर पर डेफिनेटली सॉल्व करेंगे आप। एलोकेशन कैसे हो जाएगी, 45,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 एंड मल्टीप्लाइड बाय 1,20,000। जी एलोकेटेड फिगर्स लिख रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेटली शायद 36,000, नेक्स्ट वन 24,000 एंड फाइनली 60,000। जी अब ये 36,000 क्या आया हमारे पास, लास्ट क्लास में भी 2-3 दफ़ा लिखा था मैंने, जहन में लाया था। ये अब बस डेफिनेटली सारी फिगर्स ही हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक के साथ लिख रहा हूँ। इट इज़ शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्ट है। 1,20,000 में से 36,000 जो है वो प्रोडक्ट ए का शेयर आया, 24,000 और 60,000 प्रोडक्ट बी और सी रिस्पेक्टिवली का शेयर आ गया। ठीक है जी, नोट हो गया? एनीबडी राइटिंग? टेबल कंप्लीट है जी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका भी? जी कोई लिख तो नहीं रहा? चलिए एक आखिरी क्वेश्चन इससे पहले कि हम रिक्वायरमेंट सी जो लिखी है क्या वो सॉल्व हो भी गई है नहीं, उसकी बात करें। आप ये बताएंगे, ये जो फिगर्स आई हैं ये लास्ट कॉलम में, एलोकेटेड कॉलम में, ये कितने यूनिट्स की कॉस्ट है? 36,000 रुपया जो है ये कितने यूनिट्स को बनाने का खर्चा है? जी ज़रा सब पार्टिसिपेट करते हैं। इन कॉस्ट से हमारी इस वर्किंग के मुताबिक कौन से यूनिट्स या कितने सॉरी यूनिट्स बने हैं? तो ठीक बता रहे हैं जो लोग बता रहे हैं, तो ये भी क्लियर रहना चाहिए कि अगर फॉर एग्जांपल अब आपने ये फाइंड आउट करना हो कि पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, पर यूनिट जॉइंट कॉस्ट क्या है, तो ये फर्स्ट कॉलम में जो हमने यूनिट्स प्रोड्यूस लिखे थे ये उनकी कॉस्ट है। मीन्स 36,000 30,000 यूनिट्स की, 24,000 30,000 एंड सो ऑन 60,000 60, मतलब ये जो यूनिट्स प्रोड्यूस है ये उनकी कॉस्ट आई है। वैसे तो हमने ऊपर लिखा भी हुआ है शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्ट ए, लेकिन हाउ मेनी यूनिट्स वो हमने फर्स्ट कॉलम में आफ्टर नेमिंग द प्रोडक्ट्स ए बी सी जो बनाया था, या सेकंड कॉलम कह लें जिसमें हमने यूनिट्स प्रोड्यूस लिखे थे, तो यूनिट्स प्रोड्यूस्ड की ये कॉस्ट आई है। अब ठीक है, लेकिन यूनिट्स प्रोड्यूस की ये जॉइंट कॉस्ट का शेयर है, ये भी क्लियर रखिएगा जरा। अब पढ़ें जरा, रिक्वायरमेंट सी की हेडिंग क्या बनाई थी हमने? रिक्वायरमेंट सी क्या थी? हमने बताना था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बी सोल्ड। तो कोई हेल्प करेंगे जरा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बी सोल्ड आप बताएंगे? जी ठीक है जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप हेल्प मी इस टेबल में है कहीं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बी सोल्ड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बी सोल्ड, नहीं बताइए, 102 कैसे हो सकता है? प्लीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बी सोल्ड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बी सोल्ड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बी सोल्ड प्लीज।
प्लीज़ बेटा, अब वो अगर यही थी तो मुझे पहले बताना था। अब 96,000 क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बी सोल्ड थी? क्या ये कॉस्ट थी या सेल प्राइस थी? इतनी लंबी वर्किंग क्यों की हमने? अगर यही 96,000 कॉस्ट थी तो इतनी लंबी वर्किंग का फ़ायदा? प्लीज़ 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 प्लीज़। जी उमर, जज़ाकल्लाह, सही कह रहे हैं आप। मेरा तो ख्याल ये है कि ये जो 25,000 कैसे अब निकालिए यार, वो खुदा का नाम नहीं यार, ये कहाँ से ढूंढा है 25,000? इनको टॉस करके तो नहीं ढूंढा? जी मेरा तो ख्याल है ये 24,000 की बात हो रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बी सोल्ड। यही सोचे ना यार, कमाल है। जी ये 24,000 क्या है? वंस अगेन डायग्राम में देखें जी, डायग्राम ऊपर देखें अपनी। ये बेटा 24,000 यकीनन प्रोडक्ट बी की कॉस्ट है, लेकिन क्या सिर्फ यही प्रोडक्ट बी को बनाने की कॉस्ट है? ये 24,000 तो 1,20,000 में से शेयर आया है। और क्या अगर हमने ये देखना है प्रोडक्ट बी को सेल करने से पहले क्या हम फर्दर प्रोसेसिंग भी कर रहे हैं? जी बिल्कुल कर रहे हैं, और उस पर भी खर्चा हो रहा है। तो प्रोडक्ट बी की कॉस्ट कैसे फाइंड आउट होगी? शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट प्लस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, विच मीन्स नीचे लिख लेते हैं शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट कितना, 24,000, और प्लस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट दैट इज 66,000 इंकर्ड विद इन डिपार्टमेंट टू रिलेटेड टू प्रोडक्ट बी। जी आंसर यहाँ तक आएगा 90,000। अब बहुत सी डिफरेंट फिगर्स आनी थी, 90,000, 96,000, 102,000 और 25,000। बहरहाल ये क्लियर हो गया प्लीज़ क्या कर रहा हूँ मैं? प्लीज़ क्लियर हो गया है? एनी कन्फ्यूजन? एनी कन्फ्यूजन? लेकिन एक और बात मेरी गौर से सुने ज़रा ध्यान से। अब 90,000 जो है ये कॉस्ट तो हमने कैलकुलेट कर ली है, लेकिन कंसंट्रेट कीजिएगा, मेरा क्वेश्चन फिर आपकी तरफ आ रहा है। क्या ये यूनिट्स प्रोड्यूस्ड की कॉस्ट है या यूनिट सेल की कॉस्ट है? पी प्रोड्यूस्ड एंड सेल एस, ये आप भी बताएं। ये यूनिट्स प्रोड्यूस्ड की कॉस्ट है या यूनिट्स? जी सब कुछ निकाल सकते हैं सर जी, सब कुछ निकाल सकते हैं, छोड़ दें इस वक्त मिस्टर उमर, छोड़ दें छोड़ दें, जो बात हो रही पहले उस पर फोकस करें। जी उमर उमर मिस्टर अमीर हमजा, बात आपकी ठीक है, लेकिन पहले मेरा सवाल भी था। नहीं बेटा, ये यूनिट्स सोल्ड की कॉस्ट नहीं है, ये यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ही की कॉस्ट है। लेकिन बेटा कोई माइनस नहीं किया, वो तो वर्किंग में माइनस किया है। प्लीज 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 कंसंट्रेट करें जी, एक मिनट छोड़ दें, ये बात तो बड़ी गलत तरफ निकल गई एक तरफ। एक क्वेश्चन मेरे सामने ऐसा है जो बात बिल्कुल दूसरी तरफ निकल गई है। ये बेटा यहाँ तक जो वर्किंग हुई है, ये सारी जो वर्किंग हुई है, ये सारी जस्ट एक वर्किंग है। ये सेकंड लास्ट कॉलम, ये तो एक वर्किंग हुई है। इस वर्किंग का मकसद जस्ट इस 1,20,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इस 1,20,000 ये सिर्फ जॉइंट कॉस्ट है। इस जॉइंट कॉस्ट में से 24,000 बी का शेयर है और प्लस 66,000 फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है। इस 1,20,000 में से कोई फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस नहीं हुई, वो तो सेल वैल्यू अज्यूम्ड सेल वैल्यूज निकालने के लिए फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस हुई थी, और उसकी बेस पे हमने 1,20,000 मीन्स जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट कर लिया है। उसमें से 24,000 बी का शेयर आया है, उसमें फिर हमने फर्दर जो कॉस्ट बी पे इंकर हुई है वो ऐड कर ली है। 90,000 टोटल कॉस्ट आई है। ये सवाल ये है कि क्या ये यूनिट्स को बनाने का खर्चा आया है या यूनिट्स को बेचने का खर्चा आया है? तो क्वेश्चन इस वक्त ये है, सेल का आया है या प्रोड्यूस का आया है? ये आया प्रोड्यूस का है। ये सबको अब ओके है, प्लीज क्लियर है? ये आया प्रोड्यूस यूनिट्स का है। बाकी आप लोगों की बात ठीक है जो लोग कह रहे थे, लेकिन क्योंकि यूनिट्स सोल्ड और प्रोड्यूस सेम है, प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड सेम है, इसलिए यही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बी सोल्ड यूनिट्स भी है ये प्रोड्यूस यूनिट्स की कॉस्ट, लेकिन स्टॉक्स ना होने की वजह से ये सोल्ड यूनिट्स की कॉस्ट भी है। ठीक है, तो एक सेंटेंस जरा लिख लें,
मसलन फॉर एग्जांपल अगर सपोज 90,000 रुपीज़ कॉस्ट है और 30,000 यूनिट्स बने और 25,000 सेल हुए होते, तो फिर यूनिट्स प्रोड्यूस की कॉस्ट है, हम डिवाइड बाय 30,000 करते और फिर मल्टीप्लाइड बाय 25,000 करके सोल्ड यूनिट्स की कॉस्ट निकालते। लेकिन क्योंकि इस केस में यूनिट्स सोल्ड और प्रोड्यूस सेम हो गए हैं, इसलिए प्रोड्यूस यूनिट्स की कॉस्ट ही सोल्ड यूनिट्स की कॉस्ट भी है। तो एक सेंटेंस जरा प्लीज लिखो, दिस इज, इट्स 90,000 की बात हो रही है, दिस इज कॉस्ट ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड but as the unit as the as there is no stock, therefore this is cost of units sold as well। 1,20,000 यूनिट्स को बनाने का खर्चा है, ए बी सी के यूनिट्स को बनाने का खर्चा है, तो बनाने का खर्चा है, हमने ढूंढना था जो यूनिट्स बेचे गए उनकी कॉस्ट, तो क्योंकि स्टॉक नहीं है इसलिए जो यूनिट्स बने वो सारे बिक गए, देयरफॉर यही कॉस्ट उन यूनिट्स की भी है जिन्हें बेचा गया है। ये अब मेरा सेंटेंस सबको समझ आ गया? प्लीज़ एनी कन्फ्यूजन? प्लीज़ जिन लोगों को कुछ कन्फ्यूजन थी, ये फर्दर प्रोसेसिंग वाली बात तो प्लीज़ थोड़ी सी मैंने फर्दर एक्सप्लेन करने की कोशिश की, अब फाइनल है। एनी कन्फ्यूजन प्लीज़ अगर रहेगी तो बता दीजिएगा। अच्छा, डेफिनेटली इस रिक्वायरमेंट में हमने सर जी बेटा डेफिनेटली अगर होता तो हम पहले यूनिट्स प्रोड्यूस को डिवाइड बाय यूनिट्स, सॉरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स करते प्रोड्यूस, और फिर जो पर यूनिट कॉस्ट आती उससे हम अपनी सेल वैल्यू, उससे हम अपने यूनिट सोल्ड की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जी कैसे जा सकते थे वो भी चले जाएंगे, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में डी और सी रिक्वायरमेंट, डी और ई रिक्वायरमेंट्स भी हैं, तो इंशाल्लाह उसमें भी बात करता हूँ, बाकी फिर इंशाल्लाह क्वेश्चन कर लेंगे। अगर आपको ये पता चल गया कि यूनिट्स प्रोड्यूस की कॉस्ट है तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस कर लेंगे और मल्टीप्लाइड बाय यूनिट सोल्ड करके आंसर निकाल लेंगे। तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो कर सकते हैं, लेकिन मैं ये अब इस डेटा से इसलिए नहीं करना चाह रहा क्योंकि यहाँ अब इन्फॉर्मेशन नहीं है। डिवाइड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस करते और मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स सोल्ड कर लेते अगर हमने सोल्ड यूनिट्स की कॉस्ट निकालनी है। एनी अदर कन्फ्यूजन? अच्छा, बाद में ये कर रहा था, अब ये टेबल ज़रा देखें, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट सी हमने पहुंचना तो सिर्फ प्रोडक्ट सी की कॉस्ट, सॉरी प्रोडक्ट बी की कॉस्ट तक था, लेकिन अब टेबल मैंने जब बनाया है इसमें ए और सी से रिलेटेड भी सारी कॉस्ट आ गई हैं जिनकी फ़िलहाल शायद ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो हम नेक्स्ट रिक्वायरमेंट्स में फिर यूज़ कर लेंगे। चलो फिर अब रिक्वायरमेंट डी में प्लीज़ एक दफ़ा ज़रा बता दें काइंडली सारे इकट्ठे, ये रिक्वायरमेंट डी स्टार्ट करेंगे। चले आजे फिर तो अब ये शायद थोड़ी देर पहले ही जो बात हो रही थी वही फाइनल करनी है। पढ़ें जी, कहता है कॉस्ट असाइंड टू द प्रोडक्ट ए एंडिंग इन्वेंट्री, प्रोडक्ट ए की जो एंडिंग मींस क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसको कॉस्ट असाइन करें। कॉस्ट असाइन करने का मतलब उसकी कॉस्ट बताएं। प्रोडक्ट ए की क्लोजिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट की बात हो रही है। इन अदर वर्ड्स ये जो 10,000 यूनिट्स स्टॉक में बचे हुए हैं प्रोडक्ट ए के, इनकी कॉस्ट कह रहा है आपको बताने के लिए। तो क्या हमें ये पता है कि प्रोडक्ट ए को बनाने का खर्चा कितना है? जी थोड़ी सी मेरी हेल्प करें। प्रोडक्ट ए को बनाने का खर्चा, आप गलत ना कीजिएगा प्लीज़, अब सब कुछ पता चल गया, बार बार ये क्वेश्चन डिस्कस हो गया। प्रोडक्ट ए को बनाने का खर्चा कितना है प्लीज बताएं, बताएं फिगर बताएं। क्या इसको बनाने में सिर्फ डिपार्टमेंट 1 ने ही रोल प्ले किया है? डायग्राम देखें जी, बिल्कुल इसकी तो फर्दर प्रोसेसिंग ही नहीं है। तो ये जो 36,000 इंकर हुआ है ये
डिपार्टमेंट वन ही का खर्चा बस प्रोडक्ट ए की टोटल कॉस्ट है। अब ये सोचा जा सकता है ये कितने यूनिट्स की टोटल कॉस्ट है। ये 30,000 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट है और स्टॉक में कितने बचे हैं, 10,000 बचे हैं। सिंपल वर्किंग कैसे कर लूँ प्लीज़, बल्कि एक हेडिंग बना लें प्लीज़, सॉरी। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी उमर, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हेडिंग क्या बन जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ए क्लोजिंग इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ए क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्या करें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ढूंढ लें 36,000, सिर्फ जॉइंट कॉस्ट इसकी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है, डिवाइडेड बाय 30,000 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हैं, मल्टीप्लाइड बाय, स्टेट में वर्किंग कर सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 10,000। सारी फिगर्स मिल गई हैं प्लीज़। 36,000 डिवाइड बाय 30,000 एंड मल्टीप्लाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रोडक्ट ए। जी अप्रॉक्सीमेटली आंसर इज जी नहीं यार, 12,000 शायद। 36,000 डिवाइड बाई 30,000 पर यूनिट आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाई 10,000, 1.2 आ रहा है शायद, 1.4 पर 2 पर यूनिट है। जी सबका ठीक है जी प्लीज़, सबका ठीक हो गया है। चलें जी कंप्लीट करवाएं। रिक्वायरमेंट ई में पढ़ूंगा ज़रा और आपको 1 मिनट दूंगा, इंडिविजुअल वर्किंग करनी है आपने, मिलती जुलती है लेकिन मैं देखता हूँ आपका जहन चलता ही नहीं। जी कॉस्ट असाइन टू प्रोडक्ट सी एंडिंग इन्वेंट्री। जी प्रोडक्ट सी की एंडिंग इन्वेंट्री 15,000 है जी। करें जी वर्किंग बिल्कुल सेम, लेकिन सोच के तरह। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट सी क्लोजिंग इन्वेंट्री। अच्छा एंडिंग इन्वेंट्री लिखा हुआ है, मैं उसे क्लोजिंग करता जा रहा हूँ, उसमें तो नहीं प्रॉब्लम। एंडिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, बिगिनिंग इन्वेंट्री मींस ओपनिंग इन्वेंट्री। करें सॉल्व सोच के। सारी फिगर्स अवेलेबल हैं, ढूंढने डाटा डायग्राम देखें। अगर ये फिगर आप ठीक बता रहे हैं इसका मतलब फिर आपको क्वेश्चन अब समझ आ गया आज। सब लोग पार्टिसिपेट कर दें जरा मुझे, फाइनल आंसर बस काइंडली बता दो। जी उमर जजाकल्ला, प्लीज़ प्लीज़ सारे अपना अपना एक फाइनल आंसर बता दें अपनी फिगर्स किस बेस पे। बता दें बता दें बता दें बता दें, मत डरें। नहीं बेटा प्लीज़, इतना तो खर्चा नहीं है जितना क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट निकाल दी आपने, इसका मतलब अभी मिस्टेक्स हो रही हैं। दोबारा चेक करें प्लीज़, 130 500 नहीं। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। जी ठीक है, गलती समझ आ गई, 130 500 नहीं था, 45 500 है। सब लोग पार्टिसिपेट किया करें, ये सुस्ती कंप्लीट। जी कैसे किया, कैसे करें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट ए एंड सी इन दिस क्वेश्चन। ए बेटा सप्रेटर पॉइंट पे सेल हो रही थी, लेकिन प्रोडक्ट सी जो है वो फर्दर प्रोसेस भी हो रही है। तो मीन्स पहले हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है, जो कैसे आ जाएगी, एलोकेशन टेबल से आपको 60,000 मिला शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट, फिर आपको फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी नज़र आ रही है 1,14,000। इट मीन्स शायद इन्हें मिलाया जाए तो टोटल 174,000 समथिंग बनता है, डिवाइडेड बाय 60,000 यूनिट्स बने थे, 60,000 यूनिट्स को बनाने की ये कॉस्ट थी, और मल्टीप्लाइड बाय 15,000 क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स उसने बताए हुए थे। जी वर्किंग ठीक है जी मेरी, आंसर 43,500। किसी की कन्फ्यूजन रह गई हो प्लीज़। चलें लिख लें, कंप्लीट कर लें।
जी आज से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन, एक छोटा सा ही क्वेश्चन कर सके आज हम। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 फिर कल ही शुरू करेंगे। कोई क्वेश्चन, किसी की कन्फ्यूजन रह गई हो किसी बात में? अब कल से ऑनवर्ड्स इंशाल्लाह काफ़ी कम्प्रीहेंसिव बड़े बड़े सवाल शुरू हो जाएंगे। तो आज का फिर टाइम लगा के ज़रा थोड़ा सा ये जो सैटरडे को पढ़ा था, जी अभी तो बेटा उस्मान, हमने कोशिश की कि फर्स्ट क्वेश्चन से ज़रा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ज़रा अपना इम्प्रूव कर लें जो पढ़ा था हमने। तो इंशाल्लाह कल से मेन क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। तो जो सैटरडे को पढ़ा था थोरेटिकली जो आपने रजिस्टर पे लिखा था, और एक क्वेश्चन नंबर 1 जो आज हो सका, इसको ज़रा अगर काइंडली सही तरह से रिवाइज करके कल आ जाए तो अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। फिर फर्दर क्वेश्चंस कल करेंगे। कोई कन्फ्यूजन प्लीज़ अगर रहेगी तो काइंडली बता दें, वरना फिर इंशाल्लाह चलें क्लास को ख़त्म करते हैं। कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। इशू तो नहीं किसी का? अब ये टाइम वेस्ट करने वाला नहीं है, अपने आप को ज़रा पढ़ाई की तरफ बस आप मोटिवेट करना शुरू कर दें। मेरा ख्याल है कि कल से फिर अब सीरियस स्टडीज़ शायद स्टार्ट हो ही जाएंगी। चलें फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। जी अगर किसी का काइंडली कोई क्वेश्चन है तो मैं वेट कर रहा हूँ, बाकी ठीक है, अगर कोई इशू नहीं है तो फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी।